बना दे, उसमें जगण तगण जगण और दो गुरु, बस इतना ही होता है, वज्रा भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको इस चैनल की वीडियोस कितने पसंद आती है और कितनी समझ आती है। आपको लगता है कि हाँ इसमें दम है, आपको समझ में आ गया, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त जो आपके फ्रेंड्स है वो भी इसे अच्छे से समझकर फुल मार्क्स ले सके एग्जाम में। माता राजभान सलगा यह सूत्र क्या है? 8 9 10 2 और 3 तो आधे अक्षरों में नहीं गिनना। इंद्र वज्रा छंद को समझने से पहले हम ये समझ लें कि ये सूत्र क्या है। यमाता राजभान सलगा इसका क्या अर्थ है? इसके आधार पर हम लघु और गुरु मात्राओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे। इस सूत्र के ऊपर जो चिन्ह लगे हैं, इंग्लिश का आई और एस जग का जो साइन है, इसे अच्छे से समझ लें। आई का साइन जो है वो लघु के लिए है और एस का साइन गुरु मात्रा के लिए है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लघु मात्रा है वह ह्रस्व स्वर के लिए है और जो गुरु मात्रा जिसको कहा है वह दीर्घ स्वर के लिए है। यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें नाम, मात्रा, चिन्ह, वर्ण, रूप और उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ हमें यह समझना है कि जो हमने सूत्र पढ़ा था या माता राजभान सलगा, उसके हर एक अक्षर से एक गण बनता है। जैसे य से यगण, म से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण और सा से सगण बनता है। अब यहाँ पर उसके साथ में लिखा हुआ है यगण के साथ में या माता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलगा। इंद्र वज्रा छंद और उसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। इंद्र वज्रा छंद, इंद्र वज्रा छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से 11 × 4 अर्थात 44 वर्ण होते हैं कुल मिलाकर। इंद्र वज्रा छंद का लक्षण इस तरह से है। स्यादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं वहाँ इंद्र वज्रा छंद होता है। यति अथवा विराम प्रत्येक चरण के अंत में होता है। छंद का उदाहरण: अर्थो हि कन्या परकीयेव, तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, जातो ममायं विशदः प्रकामं, प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। अब हमने देखा कि इंद्र वज्रा श्लोक को गाते कैसे हैं। इसमें मात्राएं भी हमने समझ ली कि इसमें हर एक चरण में 11 अक्षर होते हैं। अक्षर यानी वर्ण होते हैं। मात्रा की बात नहीं कर रही हूं मैं, वर्ण की बात कर रही हूँ। 11-11 वर्ण होते हैं और हर एक वर्ण को मिलाकर, चारों चरणों के वर्णों को मिलाकर 44 यानी 11 × 4 तो 4 चरण और 11-11 वर्ण तो 44 वर्ण होते हैं सभी के, क्योंकि 4 चरण होते हैं। अब ये देखो कि इसके वर्णों को कैसे गिना जाए, ये भी ध्यान से देखो। पहले इस लक्षण को समझ लो कि इस लक्षण का मतलब क्या है। स्याद, यहाँ पे मैंने सारे अक्षर अलग अलग लिख दिए हैं। ये स्याद, इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, यानी स्याद का मतलब होना चाहिए, है ना। स्याद अस धातु में आपने पढ़ा होगा ना लंग विधि में, तो स्याद का मतलब होना चाहिए। इंद्र वज्रा यदि तौ, तौ का मतलब 2, तौ त से त है, तगण तगण और औ द्विवचन लगा हुआ है यानी 2 तगण जहां पर हो। जगौ जहां पर 1 जगण और गौ लास्ट में लगा है, इसका मतलब 2 गुरु। तो 2 गुरु
दो तगड़, एक जगड़ और दो गुरु लास्ट में हो तो वहां पर इंद्र वज्रा होता है। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो। जहां पर दो तगड़, एक जगड़ और अंत में दो गुरु होते हैं वहां पर इंद्र वज्रा छंद होता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। देखा कि इसका लक्षण ये है, जहां पर स्याद इंद्र वज्रा होना चाहिए वहां होना चाहिए जहां पर दो तगड़, एक जगड़ और दो गुरु होते हैं, ये इसका लक्षण है। और लास्ट में अगर छोटी मात्रा भी है, अगर एक वर्ण भी है, तब भी उसे गुरु मान लिया जाता है, ये इसका नियम है। तो अंत में दो गुरु होने चाहिए। अब इसका श्लोक देख लें कि इसकी मात्राओं को कैसे गिनते हैं। यह श्लोक इंद्र वज्रा का उदाहरण है, इसे समझे। इसे पहले देख लो, इसे गाएंगे कैसे। अर्थो ही कन्या पर की एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायं विशतः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। इस तरह से इसे गाएंगे। अब इसके वर्णों को गिने कि किस तरह से इसके वर्ण 11-11 वर्ण बनते हैं। हमने पहले भी बात की थी, शुरू में बताया था कि इसमें 4 चरण होते हैं और हर एक चरण में 11 वर्ण होते हैं और चारों को मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। कैसे कि अ के साथ में ये र लगा हुआ है, इसलिए ये गुरु हो गया। जो दीर्घ होता है उसे हम गुरु में मानते हैं। और यहाँ पे ओ की मात्रा है, ए आई ओ औ, ये चारों ही वर्ण क्योंकि संयुक्त वर्ण होते हैं इसलिए इनको हम गुरु में मानते हैं, यानी 2 मात्राओं में गिनते हैं। तो अर्थों में ओ की मात्रा लगी है इसलिए ये भी गुरु हो गया। ही में छोटी की मात्रा लगी है इसलिए ये लघु हो गया। यहाँ पे का के साथ न आधा जुड़ा हुआ है इसलिए ये गुरु हो गया। और या में आ की मात्रा है इसलिए यहाँ भी गुरु हो गया। पर यहाँ पे दोनों ही ह्रस्व स्वर है, इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए ये लघु हो गया। किए में बड़ी मात्रा है इसलिए ये गुरु हो गया। और य में अ है, एक है तो ये लघु हो गया। और ए बड़ा होता है तो ये गुरु हो गया। और अंत में बताया था कि अंत वाले अक्षर को गुरु ही माना जाता है इस तरह से। तो तगड़ तगड़ 2 तगड़ हो गए। इसमें था ना हमारा शर्त क्या है, इसमें 2 तगड़ होने चाहिए। तो गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, ये तगड़ हो गए 2। और उसके बाद एक जगड़, तो ये लघु गुरु लघु, ये एक जगड़ हो गया। और अंत में 2 गुरु है। तो हमारी शर्त ये पूरी कर रहा है ये वाला श्लोक, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंद्र वज्रा छंद है। अब इसी तरह से चारों को भी हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे। तामद्य, तामद्य, ये जो द्य लगा हुआ है इसमें जो आधा द है वो इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि जो भी आधा अक्षर होता है उससे पहले वाले वर्ण में वो गिना जाता है, इसलिए ये गुरु, ये भी गुरु और द्य में य रह गया तो ये लघु। उसके बाद सा के साथ म जुड़ा हुआ है इसलिए ये भी गुरु। और पा में र लगा हुआ है इसलिए ये भी गुरु। और श में य में है ये लघु हो गया। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे प में कोई मात्रा नहीं है इसलिए लघु। र में छोटी की मात्रा इसलिए। हमने बताया था कि जब आधा अक्षर होता है वो पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर जो ग्री है यहाँ पर आधा ग है, ग में जो नीचे की तरफ र होता है वो पूर्ण होता है, इसलिए आधे ग को हम इसके साथ काउंट करेंगे। जबकि यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है लेकिन ये गुरु होगा। और यहाँ पे री एक है, अकेला रह गया तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो ये लघु हो गया। हाँ में दीर्घ मात्रा है तो ये गुरु हो गया। और तू में छोटा ऊ है फिर भी ये गुरु माना जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गए। तो 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1। तो इसमें मात्राओं को नहीं गिनना होता, वर्णों को गिनना होता है। तो एक अ, एक वर्ण था, 2 वर्ण हा, आधे वर्ण को नहीं गिनते हैं, ये देख लेना। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। इसी तरह से सब में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। 11 वर्ण हो गए। इसमें भी देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये वर्णों को गिनना है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मात्राएं, तो ये जो हमने तगड़ तगड़ लगाया है इनको नहीं गिनना, इन अक्षरों को गिनना। अक्षर अक्षर बार बार बोल रही, अक्षर 11 होने चाहिए। ओके, अक्षर 11 होने चाहिए। और अगर हम इस लक्षण को देखें तो लक्षण के आधार पर 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु ये होना चाहिए। 2 ये तगड़ है जिसमें तगड़ का साइन होता है 2 गुरु और 1 लघु, 2 गुरु और 1 लघु। और जगड़ का साइन होता है 1 लघु, गुरु और 1 लघु, यानी तीनों ही एक है। 1 लघु फिर गुरु फिर लघु, ये साइन होता है जगड़ का। और 2 अंत में 2 गुरु होते हैं। ये तो होगी ये वाली पहचान लक्षण। हमने अक्षरों को गिना तो ये 11 हो गए, है ना। हर एक में 11 अक्षर है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद है। इस तरह से हमने देखा कि चारों चरणों में 11 वर्ण है, 11 वर्ण है। और जो ये लक्षण है ये इस तरह से है, तगड़ तगड़, 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु। ये जहां पर है बहुत ही आसानी से इसे समझा जा सकता है। और दूसरी बात की जो उपेंद्र वज्रा है वो भी बिल्कुल इतना ही है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कि अगर इस तगड़ को हम जगड़ बना दे, उसमें जगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु, बस इतना ही होता है। उसमें सिर्फ इतना पहचान है कि अगर शुरू में ये जो गुरु है इसकी जगह अगर लघु लग जाए तो यही रूप जो है, यही छंद उपेंद्र वज्रा छंद बन जाएगा। उसमें भी 11 ही वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। उसका जो ये लक्षण है उसमें सिर्फ इतना है कि पहला जो गुरु है उसके स्थान पर अगर लघु लगा दिया जाए तो इतना ही परिवर्तन हो और वो उपेंद्र वज्रा बन जाता है। तो उपेंद्र वज्रा में अलग से भी उसका उदाहरण बताऊंगी, लेकिन आप एक ही इंद्र वज्रा से उपेंद्र वज्रा को भी समझ सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से ये समझा दिया है। अब आप देखें, इंद्र वज्रा अगर हमें समझ आ गया तो उपेंद्र वज्रा भी समझ में आ गया, है ना। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना समझ आया है। और अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगी, लेकिन इसे वीडियो को ही आप बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उपेंद्र वज्रा, इसी में ही उपेंद्र वज्रा है, मैं अलग से भी बताऊंगी, लेकिन आप इंद्र वज्रा को ही ठीक से समझ लेंगे तो आपको उपेंद्र वज्रा भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको इस चैनल की वीडियोस कितने पसंद आती है और कितनी समझ आती है। जो भी मैं बताती हूँ, व्याकरण की व्याख्या जो बताती हूँ, आपको कितना समझ आता है। और साथ में अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें दम है, आपको समझ में आ गया, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त, जो आपके फ्रेंड्स है, वो भी इसे अच्छे से समझकर फुल मार्क्स ले सके एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।